नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास आग का दरिया। उपन्यास को अच्छी तरह समझने के लिए विमल सीरीज के जौहर ज्वाला, चांडाल चौकड़ी और शेर सवारी उपन्यास जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। शनिवार 20 मई, मुंबई, कल्याण, दिल्ली। अगले रोज हर राष्ट्रीय दैनिक के लेट सिटी एडिशन में दिल्ली के व्यापारी माता प्रसाद ब्रजवासी के कत्ल की खबर छपी। पुलिस के एक प्रवक्ता के बयान के अनुसार कत्ल बहुत रहस्यमय परिस्थितियों में हुआ था। मकतूल उसी शाम को ग्रांट रोड पर स्थित होटल स्वागत में आकर ठहरा था, जहां के चंद ही घंटों के बाद उसका कत्ल हो गया था। कातिल कौन था, किधर से आया था, किधर से गया था, किसी को कुछ मालूम नहीं था। न ही कत्ल की कोई वजह सामने आई थी। गढ़ कर तैयार की गई वो खबर वास्तव में इलाके के थाने के अध्यक्ष इंस्पेक्टर और होटल वालों की मिलीभगत का नतीजा था। होटल वालों को जल्दी ही एहसास हो गया था कि रेड फर्जी थी, पुलिस नकली थी और उन बहरूपियों की वहां आमद का असल मकसद उस वाहिद शख्स की लाश गिराना था, जो कि रूम नंबर 502 में बुक था और जो औरतों का पक्का रसिया था। असल बात सामने आती तो ठिये के तौर पर होटल का एक्सपोज होना लाजमी था। फिर होटल का धंधा तो चौपट होता ही होता। थाना अध्यक्ष का वो मोटा हफ्ता भी मारा जाता, जो कि उसे नियमित रूप से हासिल होता था। लिहाजा ये ही फैसला हुआ कि नकली पुलिस वालों की फर्जी रेड का और कत्ल के वक्त मकतूल के साथ एक कॉल गर्ल की मौजूदगी का जिक्र गोल कर दिया जाए। नतीजतन जो लिपि पुती खबर अखबारों में छपी वो सिवाय इसके कुछ भी नहीं बताती थी कि किसी ने होटल में ठहरे एक गेस्ट को शूट कर दिया था। वो खबर दिल्ली वालों ने पढ़ी तो उन्होंने उसे बेहिचक सोहल के कारनामे के तौर पर तस्लीम किया। मुबारक अली ने अपने भांजों से वो खबर सुनी तो वो बड़ी संतुष्टिपूर्ण ढंग से बोला, बाकी बचे 3। झामनानी ने वो खबर पढ़ी तो वो अपने बिल में और गहरा दुबक गया। उसे खबर लग चुकी थी कि पुलिस को उसकी बड़ी शिद्दत से तलाश थी, लेकिन मौजूदा हालात में पुलिस के काबू में आने का और उनके सवालों की बौछार झेलने का उसका कोई इरादा नहीं था। ब्रजवासी ने मुंबई पहुंचते ही सोहल के खिलाफ जो पहला कदम उठाया था, उससे वो बहुत संतुष्ट हुआ था। लेकिन जब उसे पता लगा था कि वार खाली गया था, तो उसे मायूसी तो हुई थी, लेकिन ब्रजवासी की गैर मामूली दिलीरी से नाउम्मीदी नहीं हुई थी। उसे पूरा यकीन था कि उसका अगला नहीं तो उससे अगला कदम जरूर कारगर होने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। कर्टसी सोहल, पहले ही उसका अगला कदम जहन्नुम की देहरी पर पड़ गया था। भोगी लाल ने वो खबर पढ़ी तो उसके मुंह से एक ही बात निकली, घना साहस तो विडंबना होवे ही है भैया स्वर्गवासी। जो शेर की मूंछ का बाल नोचने का दुस्साहस करेगा वो उसका निवाला तो बने ही बने। मन ने तो पहले ही बेरा था कि वो मायावी मानस है, माया दिखा गया अपनी। मन ही मन वो खुश हुआ था कि अब ब्रजवासी का विलायती शराब का कमाऊ धंधा भी उसके कब्जे में था। लिहाजा एक बार सोहल से पीछा छूट जाता तो फिर 12 थे उसके, और उसे पूरा यकीन था कि कोई सोहर से उसका पीछा छुड़ा सकता था तो वो भाई था। पवित्र सिंह ने वो खबर पढ़ी तो उसे पूरी तसल्ली हो गई कि सोहल के आगे हथियार डालकर उससे सुलह करने का, उससे अपनी खता बख्शवाने का उसका फैसला एकदम दुरुस्त था। अपना खालसा वीर भ्रा, मौके के मुताबिक गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला महापाखंडी, महामतलब परस्त पवित्र सिंह बोला, मैं नहीं कहता था कि उस दे सिर ऊपर दशपेश पितादा हत्या कल्ला इस सवा लख है। ना डरो अरीसो, जब जाई लरो निसच्चे, करी अपनी जीत करो। शाबाश ये पुत्रा। अभी कल तक सोल दे घोर शत्रु पवित्र सिंह ने अभी खता माफ की अर्जी ही लगाई थी। उसकी कोई मंजूरी उसे हासिल नहीं हो गई थी, लेकिन वो पहले ही अपने आप को अपने खालसा वीर भ्रा की तरफ और अपने बिरादरी भाइयों के बरखिलाफ समझने लगा था। ऐसा मौका परस्त शख्स था सरदार पवित्र सिंह। भाई को वो खबर मोबाइल पर दफेदार से सुनने को मिली। क्या मतलब हुआ इसका? भाई हैरानी से बोला। मुंबई से किनारा करने की जगह एक होटल से निकला और दूसरे में जा बसा। यही किया उसने, दफेदार बोला। ऐसे शख्स की मौत का क्या अफसोस? यही मैं बोला,
खुदकुशी करने जैसा काम किया भेड़ू ने। कहना मानता, मुंबई से कूच कर जाता तो सलामत होता। निकम्मे, नालायक, नाकारे, तमाम दिल्ली वाले। बराबर बोला बाप। बहरहाल हमारी मंशा ये थी कि वो हमारे रास्ते में ना आए। कैसे भी हुई हमारी मंशा पूरी हुई। बरोबर। हैदर की क्या खबर है? अभी तो दिन चढ़ा है बाप, दोपहर तक खबर करूंगा। डिडलोकर से मिला? मिलूंगा तो सही, क्योंकि वो मेरी को शनिवार आने को बोला था, लेकिन हाथ कुछ नहीं आने वाला बाप। राजा साहब की बाबत जो जवाब उसने देना है वो आधा पौना तो मुझे मिल भी चुका है। बाकी जो मिलेगा उसका अंदाजा मुझे पहले से हो रहा है। तू मिलने फिर भी जा और उसे हड़का क्या। ये सरकारी अमले वाले कोलू के बैल की माफिक होते हैं। अटकते रहना इनका स्टाइल है। इन्हें चलाए रखने के लिए गाहे बगाहे इनका पुट्ठा सेकना जरूरी होता है। मैं समझ गया बाप। मैं अभी सीधा उसी के पास जा रहा हूँ। अच्छी तरह हड़का के आऊंगा। उसको बोल राजा साहब का एनकाउंटर करा दे। लाश पोस्टमार्टम के लिए पहुंचेगी, दाढ़ी मूछ नकली निकलेगी तो सब खताएं माफ हो जाएंगी, बल्कि शाबाशी मिलेगी, इनाम मिलेगा, सरकार से भी और भाई से भी। बोलूंगा बाप। सुबह सवेरे बारबोसा धारावी में छत्रपति प्राइमरी स्कूल के परिसर में पहुंचा। हेडमास्टर रामोजी राव काशीकर बारबोसा को स्कूल के ऑफिस में बैठा मिला। बारबोसा ने उसका अभिवादन किया। उसके सामने एक कुर्सी पर बैठा और बोला, आपके पड़ोसी एलेक्स पिंटो ने मेरा जिक्र किया होगा। हाँ, काशीकर बोला। आज सुबह तुम्हारे यहाँ आने के बारे में बोला था, लेकिन नाम नहीं बोला था। तो क्या बोला था? यही कि उसका एक फ्रेंड मिलना चाहता था, बाकी सब वो खुद आके बताएगा। आई सी सर, मेरा नाम बी ओसा है। उस अजीब नाम पर काशीकर की भवेतनी। अब बोलो। फिर वो बोला, क्या चाहते हो? सबसे पहले तो चैम्बूर से चंदा हासिल करने वालों की लिस्ट ही देखना चाहता हूँ। काशीकर ने 4 फुल स्केप पृष्ठों की एक लिस्ट पेश की। बारबोसा ने बड़े गौर से उसका मुआयना किया। तो फिर वो बोला, आपने इनमें से कई लोगों को चंदा लौटाने के लिए तैयार किया था। मरता क्या ना करता के अंदाज से खुद से बात की थी, क्योंकि वो आदमी मुझे हुक्म देकर गया था कि जब मैं उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं तो इस लिस्ट में दर्ज लोगों में से एक एक के पास जाकर अपनी आप बीती सुनाऊं और उन्हें बताऊं कि मैं इसलिए जिंदा बच गया था क्योंकि मैंने तमाम देनदारों तक रकम लौटाने का या रकम का हिसाब देने का अल्टीमेटम पहुंचाने का अहम काम करना था। उस आदमी ने मुझे ऐसा खौफजदा किया था कि उसकी हुक्म अदूली की मेरी मजाल नहीं हुई थी। हे भगवान, मारा पीटा तो मुझे उसके साथी ने, लेकिन खौफ मैंने उसका खाया। देखता था तो लगता था जैसे आंखों में अंगारे दहक रहे हों। जरा सी भ्रकटी टेढ़ी करता था तो मेरा दिल जूते में पहुंच जाता था। मैं चंदा लौटाने की बाबत लोगों से बात न करता तो जरूर वो फिर मेरे सिर पर आन खड़ा होता और मेरी पहले से भी ज्यादा दुर्गत करके जाता। आया वो? नहीं। आपकी कन्विंसिंग किस काम आई? लोगों ने चंदा लौटाने की बाबत आपकी राय मानी? मेरी बात तो सबने संजीदगी से सुनी, लेकिन उसका असर मिला जुला हुआ। मतलब? कुछ ने हासिल चंदे का पूरा ईमानदाराना हिसाब पेश कर दिया। सुना है कि ऐसे लोगों को और रकम की पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने ये कह के उसे ठुकरा दिया था कि अभी तो पहले मिली रकम ही खर्च नहीं हो पाई थी। वेरी नोबल ऑफ देम। कुछ लोग मेरे से बात होने के बाद हमेशा के लिए गायब हो गए, तो कुछ ने हजार हजार माफिया मांगते हुए पैसा वापस कर दिया। कुछ ने हासिल हुई रकम का एक हिस्सा लौटा दिया और बाकी को लौटाने के लिए वक्त की मोहलत मांग ली। आई सी। लेकिन ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि देखेंगे सोचेंगे। बाद में उन्होंने क्या देखा क्या सोचा इसकी मुझे खबर नहीं। आपके कहने पर पार्ट पेमेंट करने को तैयार हुए किसी शख्स को आप जाती तौर से जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। कौन है वो? सोशल वर्कर है। नाम एलेना मॉन्टीरो है। शिवाजी पार्क में रहती है। स्लम्स में रहने वाले बच्चों के लिए काम करती है। धारावी को एशिया का सबसे बड़ा स्लम बताया जाता है, इसलिए ये तो ऐसी औरत का फील्ड होना ही था। इसी सिलसिले में अक्सर मेरे स्कूल भी आती है। आई सी। उसने स्लम्स में रहने वाले बच्चों की शिक्षा और विकास के नाम पर
चैम्बूर से 2 किस्तों में 12 लाख रुपए हासिल किए थे। लेकिन आपकी सूरत से लगता है कि मेजर रकम खुद ही हजम कर गई। मेजर नहीं भाई, टोटल। एक काला पैसा बच्चों पर खर्च ना किया। सांता मारिया। लेकिन मेरे अंजाम ने उसे बहुत डराया। वो फौरन उधर चैम्बूर पहुंची तो उसे गंभीर वार्निंग के साथ पैसा लौटाने के लिए 1 महीने का टाइम दिया गया। फिर 1 महीने बाद क्या किया उसने? पार्ट पेमेंट की, 5 लाख रुपया लौटा कर आई और बाकी का पैसा लौटाने के लिए 3 महीने की मियाद हासिल की। लेकिन वो मियाद भी अब 2 हफ्ते में खत्म होने वाली है। उसका शिवाजी पार्क का पता लिस्ट में दर्ज है। बारबोसा ने लिस्ट में पता तलाश करके जुबानी याद किया। धन्यवाद लिस्ट काशीकर को लौटाई और वहां से रुखसत हुआ। सुबह सवेरे ही विमल भी पुनीत कोटक के साथ जैकब सर्कल पर स्थित पुलिस लॉकअप के परिसर में पहुंचा। पुनीत कोटक कोई 31 साल का संजीदा सूरत जहीन नौजवान था जो विमल को मिलते ही भाग गया था। उसके चेहरे पर बुद्धिमता की स्पष्ट छाप थी। वो हैदर के वकील के तौर पर उससे मुलाकात की दरख्वास्त पहले ही लगा चुका था और सुबह 8:30 बजे का टाइम हासिल कर चुका था। शोहाब ने जब उसे बताया था कि उसका बॉस विमल उसके साथ जाना चाहता था तो पहले तो उसने यही जवाब दिया था कि ऐसा हो पाना संभव नहीं था। लेकिन फिर उसने खुद ही समझाया था कि वकील के साथ उसके एसोसिएट के तौर पर दूसरा वकील जा सकता था। नतीजतन तब विमल भी उसके जैसा काला कोट पहने था और गले में वकीलों वाला कॉलर लगाया था। सूरत उसने पीएन घड़ीवाला वाली अख्तियार की थी, यानी कि फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ, अधपके सिर के बाल, आंखों में नीचे कॉन्टैक्ट लेंस और ऊपर सोने के फ्रेम और प्लेन ग्लासेस वाला चश्मा। उस नाम और सूरत वाला उसके पास बड़ौदा से जारी हुआ ड्राइविंग लाइसेंस था, जो कि कोई जरूरत आन पड़ने पर उसकी शिनाख्त का माकूल और कारआमद जरिया बन सकता था। उन्हें मुलाकाती कक्ष में ले जाया गया। कक्ष के बीचों बीच जाली की एक स्क्रीन थी जिसके एक तरफ मुलाकाती बैठता था और दूसरी तरफ वो कैदी बैठता था जिससे मिलने का तमन्नाई बनकर मुलाकाती वहां पहुंचा होता था। कैदी पेश किया गया। विमल ने हैदर को फौरन पहचाना। मैं एडवोकेट पुनीत कोटक हूँ, कोटक बोला। हैदर ने एक सरसरी निगाह विमल पर डाली। एडवोकेट खड़ीवाला, कोटक बोला, मेरे सहायक हैं। सहायक शब्द सुनते ही हैदर ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और कोटक की तरफ आकर्षित हुआ। मैंने तो कोई वकील नहीं किया, वो बोला। मूर्ख, कोटक बोला। हैदर सकपकाया, तिल मिलाया। मैं उसका वकील हूँ जिसके लिए तुमने पैगाम भेजा था। ओह, सिर्फ 10 मिनट का टाइम मिला है, इसलिए पहले जो पूछा जाए उसका जवाब दो और फिर वो बोलो जो चाहते हो। टाइम जाया करोगे तो पछताओगे। कोटक एक क्षण ठिठका और फिर उसने जोड़ा, अंदर बैठकर। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? भाई के गैंग के हो? हाँ। भाई से सीधा वास्ता है? नहीं। किसकी हाजिरी भरते हो? इनायत दफेदार की। फिर भी भाई का पता जानते हो? हाँ। लोकल? लोकल या आसपास का? कैसे? ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता। रोजाना मची में कोकीन का डीलर बताया गया है तुम्हें। कितनी बरामद हुई थी तुम्हारे पास से? मेरे पास से बरामद नहीं हुई थी। गवाह कहते हैं कि माल तुम्हारा था। एक ही बात है। कितनी बरामद हुई? 65 ग्राम। 10 साल के लिए नपोगे? मालूम है, तभी तो पैगाम भिजवाया। रिहाई की गुहार लगाई। गवाह कौन थे? मेरे ही साथी थे। खिलाफ कैसे हो गए? 7 गिरफ्तार हुए थे, पुलिस ने पटा लिया। मेरे खिलाफ मुखबरी कर दी। पकड़े जाने से पहले कोकीन की जो पुड़िया मैंने फेंक दी थी, बोल दिया मेरी थी। अब वो दोनों आजाद हैं। वो एक्टर भी आजाद है जिसे मैंने खुद 25 ग्राम की पुड़िया दी थी, लेकिन उसके पास से बरामदी 1 ग्राम दिखाई गई। पैसे का खेल है जो मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मेरे पास नहीं है। दफेदार को बोलना था, विमल बोला। बोला था। बोला गवाहों के होते कुछ नहीं किया जा सकता था। गवाहों को तो किया जा सकता था। उनको पुलिस की प्रोटेक्शन हासिल है। जब गैंग के ही आदमी हैं तो उन्हें मजबूर किया जा सकता है अपने बयान से मुकरने के लिए। दफेदार बोलता है पुलिस किसी को उनके पास भी नहीं फटकने दे रही। ओह,
पुलिस ने उन पर कब्जा ही इसलिए बनाया हुआ है कि वे बहकाए न जा सकें, धमकाए न जा सकें या कहीं खिसक न जाए। खिसक न जाए? मुकरने से तो अच्छा ही है खिसक जाना। जब राजी से पुलिस के हाथ हैं तो क्यों मुकरेंगे, क्यों खिसकेंगे? जोश में किए गए फैसलों से होश में आने पर वैसे भीड़ू आम फिर जाते हैं। भाई के आदमी के खिलाफ गवाह बन के खड़ा होना कोई हंसी खेल है? तुम्हारे केस में तो हंसी खेल ही लग रहा है। इसी बात का तो अफसोस है। भाई से भी अफसोस है, दफेदार से भी अफसोस है, जिन्होंने आराम से मेरे से पल्ला झाड़ लिया। अपना सगा न बना इसलिए बेगाना सोचा। अब क्या बोलूं बाप, पर ऐसी है। भाई का खौफ नहीं सताता। अगर सोहल भाई को लुढ़काने में कामयाब हो गया तो फिर कैसा भाई, कैसा खौफ, क्या कहने। और फिर एक बार बाहर आ गया तो मैं किसी को ढूंढे नहीं मिलने वाला। सोहल को भी उसका काम करके किसी को ढूंढे नहीं मिलने वाला बाप। वादा वादा है, सौदा सौदा है। काफी शाना है कहाँ वो दोनों गवाह? दफेदार बोलता था, एक कल्याण के किसी होटल में है और दूसरा अपने घर पर नजरबंद है। होटल का नाम, घर का पता? होटल का नाम कंचन, घर का पता फ्लैट नंबर 32, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, आजाद नगर। टेलीफोन नंबर 522919 4। गवाहों के नाम, कल्याण वाले का नाम अरुण खोपड़े, आजाद नगर वाले का शरद भैया। कड़क कौन है? शरद भैया, इसलिए वो अपने घर पर ही है। और खोपड़े जो कि पिलपिला सकता है, कल्याण की उस गुमनाम होटल में है। तुमने? कोटक ने पूछा। कुछ कन्फेस किया? नहीं, जबकि गवाह तुम्हारे ही जोड़ीदार हैं। मैंने ये कबूल नहीं किया। समझदारी की, लेकिन गवाहों का तो यही दावा होगा कि वो तुम्हारे जोड़ीदार थे। इसके बिना उनका ये बयान कैसे चलेगा कि वो केन तुम्हारी पोजीशन में थी? वो पुलिस के काबू में है, कुछ भी दावा कर सकते हैं। अब पोजीशन क्या है? 10:30 बजे मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कोर्ट में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। कैसे मालूम? मालूम किया पुलिस के एक आदमी से किसी तरीके से। आई सी, मेरा बचाव हो सकता है। तुम्हारा बचाव कोई बात कर सकती है तो वो यही कि कोकीन तुम्हारे कब्जे में नहीं पाई गई थी। लेकिन गवाह? हाँ, गवाह। वो मुकर जाएं तो तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं है। वो नहीं मुकरने वाले। क्या पता लगता है? विमल बोला। दफेदार बोलता है, वो क्या जानता है? हैदर ने हैरानी से विमल की तरफ देखा। तुमने सोहल को रिहाई की गुहार लगाई तो ये सोच के ही लगाई ना कि वो तुम्हें रिहा करा सकता है। वो तो है, कोई जादू का डंडा तो है नहीं उसके पास, इसलिए जाहिर है कि जो कुछ होगा केस की उथल पुथल से ही होगा। कैसे? इस बात की क्या गारंटी है कि तुम भाई का पता जानते हो? जानता हूं ना। क्या गारंटी है कि रिहाई की खातिर इस बाबत तुम झूठ नहीं बोल रहे हो? मैं झूठ बोल के रिहा हुआ तो सोहल मुझे छोड़ देगा, लाश नहीं गिरा देगा मेरी? पता नहीं वो क्या करेगा। साबित करके दिखाओ कि तुम भाई का पता जानते हो। वो तो पता बताने से ही हो सकता है। मैंने पता ही बता दिया तो मुझे छुड़ाना क्या जरूरी रह जाएगा? सोहल अपनी कॉल करार से नहीं फिरता। मुझे सोहल ये बात कहे तो मैं मान लूंगा। समझ लो, सोहल ने कही। समझने और होने में फर्क होता है। काफी पहुंचे हुए हो। वो खामोश रहा। कोटक ने अर्थपूर्ण ढंग से अपनी कलाई पर बंधी घड़ी का डायल एक उंगली से ठकठकाया। फाइनल बात सुनो, विमल बोला। पता मत बताओ, ये साबित करके दिखाओ कि वो मुंबई में या उसके आसपास कहीं है। ये भी नहीं कर सकते हो तो मुलाकात खत्म हुई। कर सकता हूँ। कैसे? मैं भाई के मोबाइल का नंबर बताता हूँ। उससे क्या होगा? इंटरनेशनल सिम कार्ड वाला मोबाइल सारी दुनिया में कहीं भी बज सकता है। उसके बजने से ये कहाँ पता चलता है कि फोन रिसीव करने वाला मुंबई में है या दुबई में, कराची में है या कुआलालंपुर में? सुनो तो भाई, सुनो तो। क्या? क्या सुने? हाल में जो सरकारी मोबाइल फोन नेटवर्क चला है उसका सिम कार्ड मुंबई से 100 किलोमीटर तक काम करता है, मालूम? विमल ने कोटक की तरफ देखा। हाँ, कोटक बोला। फर्ज करो भाई दुबई में है या कराची में है। ऐसे सिम कार्ड वाले फोन से तुम भाई का नंबर लगाओगे तो वो बजेगा? नहीं। क्यों नहीं बजेगा? क्योंकि वो सरकारी सिम कार्ड सिर्फ 100 किलोमीटर तक काम करता है, बरोबर? हाँ।
पर अगर फोन बजता है और भाई जवाब देता है तो इसके क्या मतलब होगा? तुम बोलो। तो इसका ये मतलब होगा कि भाई 100 किलोमीटर के दायरे के भीतर है। होगा या नहीं होगा? होगा। तो फिर वो मुंबई में या उसके आसपास हुआ या नहीं हुआ? कोटक ने विमल की तरफ देखा। मोबाइल का नंबर बोलो। विमल बोला। हैदर ने बोला। वो वही नंबर था जो कि छोटा अंजुम ने पास्कल के बार में उससे हुई अपनी पहली मुलाकात में उसे बताया था। कोटक ने सवाल करती निगाह से विमल को देखा। विमल ने सहमति में सिर हिलाया। ओके। कोटक हैदर की तरफ आकर्षित हुआ। अब सुनो, तुमने क्या करना है। जब तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए तो तुमने जी जान से अपनी बेगुनाही का राग अलापना है। गवाह? हैदर संदिग्ध भाव से बोला। कोई गवाह नहीं। मतलब झूठे हैं? झूठे नहीं, फर्जी हैं। झूठे या सच्चे वो होते हैं जिनका कोई वजूद होता है। तुम्हारी हाल दुहाई ये होगी कि जिन गवाहों का हल्फिया बयान अदालत में पेश किया गया है उनका कोई वजूद नहीं है। जिनकी वो बयान है, पुलिस उन दोनों को अदालत में नहीं पेश कर सकती क्योंकि पेश किए जाने के लिए कोई है ही नहीं। है ना? वो अरुण खोपड़े, वो शरद भैया। इडियट। क्या? बात समझते तो हो ही नहीं, सुनते भी नहीं हो। पहले पूरी बात सुनो। सुनाओ बाप। तुम्हारे खिलाफ जैसा केस है उसमें पुलिस को लंबा रिमांड देने में मजिस्ट्रेट 2 मिनट भी नहीं लगाने वाला। लेकिन जब तुम्हारी हाल दुहाई ये होगी कि पुलिस द्वारा पेश किए गए गवाहों के हल्फिया बयान बोगस हैं, तो मजिस्ट्रेट को मजबूरन ये हुक्म देना पड़ेगा कि गवाहों के बयानों को सब्सटेंशिएट करने के लिए अगले रोज खुद गवाह अदालत में पेश हों। अगले रोज यानी कि कल? कल इतवार है। अगले रोज का मतलब है अगला कार्यकारी दिवस, नेक्स्ट वर्किंग डे। सोमवार? हाँ, यानी कि मुझे एक दिन और लॉकअप में गुजारना होगा। करतूत कैलेंडर देख कर की होती तो क्यों होता ऐसा? वो कसमसाया, फिर बोला। बहरहाल मजिस्ट्रेट का जो हुक्म होगा वो ये होगा कि मेरे खिलाफ जो गवाह है वो सोमवार सुबह खुद अदालत में पेश हो। हाँ, ऐसा ही दस्तूर है। कानून की निगाहों में तुम बेगुनाह भी हो सकते हो। तुम्हें नाहक लॉकअप में बंद रखा जाए ये मजिस्ट्रेट को कबूल ना होगा। इसलिए उसका हुक्म होगा कि गवाह अगले ही रोज उसके सामने पेश हो। अब सोचो, जब गवाह पेश नहीं होंगे तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? क्या करेगा? मुझे छोड़ देगा? छोड़ नहीं देगा, जमानत पर रिहा कर देगा। पुलिस को रिमांड नहीं मिलेगा और तुम उस जूत पुजार से बच जाओगे जो कि नारकोटिक्स का व्यापार करने वाले की रिमांड में होनी लाजमी होती है। ओह! हैदर ने चैन की लंबी सांस ली। ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन बाप, गवाह वो क्यों पेश नहीं होंगे? ये तुम्हारी सिरदर्द नहीं। तुम्हें जो समझाया गया है वो करो। कल अदालत में तुम्हें तुम्हारे जोड़ीदार तुम्हारे खिलाफ गवाही देते नहीं दिखाई देंगे। एक बार बाहर आ जाओगे तो अक्ल होगी तो दोबारा कभी अंदर नहीं जाओगे। नहीं जाऊंगा, वो दृढ़ता से बोला। आज तुम्हें एक वकील की जरूरत होगी, कल वकील और जमानती की। कर लोगे इंतजाम? वकील तो बाप आप, मेरी फीस तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। कोटक शुष्क स्वर में बोला। ओह, और अपने बार्गेन पर कायम रहना। बाहर आकर मुकर गए या भाई का खौफ खा गए तो जानते हो ना क्या होगा? क्या होगा? जवाब विमल ने दिया। सोहल कच्चा चबा जाएगा। वो उठता हुआ बोला। समझ गया है हैदर। हैदर के नेत्र फट पड़े। जब तक वो अपनी सख्ती की उस हालत से उभरा तब तक विमल और कोटक वहां से जा चुके थे। बारबोसा शिवाजी पार्क पहुंचा। उस संपन्न इलाके में एलेना मोंटीरो जिस फ्लैट में रहती थी वो भी इलाके जैसा ही संपन्न और फैंसी निकला। कॉलबेल के जवाब में उसने खुद दरवाजा खोला। वो 50 के पेटे में पहुंची या पहुंचती, गोरी रंगत और अच्छे नए नक्श वाली औरत निकली। वो 45 की लगती थी, 40 की लगने की कोशिश करती थी और 30 की लगने की अभिलाषा रखती जान पड़ती थी। रामोजी राव काशीकर के हवाले से बारबोसा ने उसे अपना परिचय दिया तो वो दरवाजे पर से हटी। फिर उसने उसे एक सजी हुई बैठक में लाकर बिठाया। अब बोलो मैन, वो उसके सामने बैठती हुई बोली। क्या कहना मांगता है? बात गंभीर है, बारबोसा बोला। मेरी राय माने तो अपने हस्बैंड को भी इधर बुला ले। हस्बैंड किधर है मैन? वो तो 16 ईयर्स हुआ
मेरे को छोड़ के चला गया गॉड अलमाइटी के पास। ओह, बहुत अफसोस हुआ सुनकर कि आप भरी नौजवानी में बेवा हो गई। आई वॉज 22 देन, मे बी 23। साली साबित करके ही मानेगी कि अभी 40 की भी नहीं हुई। बाबा लोग, उसने पूछा। 2 है ना, पर इस टाइम नहीं है, कॉलेज गए हैं। आई सी। कोई वांदा है? किसी का इधर होना जरूरी? नहीं, जरा भी नहीं। मैंने सोचा शायद आप पसंद करें। क्यों? मैं छोटा बेबी है, अभी अंगूठा चूसता है? हाँ हाँ हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रामोजी राव मेरे को फोन लगाया कि तुम उसका फ्रेंड था और मेरे से कोई सीरियस बात करना मांगता था। मैन, एनी फ्रेंड ऑफ रामोजी राव इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। नो? यस, सो देयर। थैंक यू। अब बोलो, क्या सीरियस बात करना मांगता है? मैडम, मैं सीधे असल बात पर आऊं? डेफिनेटली। फरवरी में चैम्बूर वाले तुकाराम से आपने चैरिटी पर खर्च करने के लिए 2 किस्तों में 12 लाख रुपए हासिल किए थे। उसके नेत्र फैले। कैसे मालूम? वो बोली। मामूली बात है, रामोजी राव के पास ऐसे तमाम क्रेडिटर्स की लिस्ट है। ओह, उस रकम में से 5 लाख रुपए आपने मार्च में लौटा दिए थे, लेकिन 7 लाख रुपए अभी भी लौटाने हैं। करेक्ट? करेक्ट। लौटाने में क्या वांदा है? मेजर पोर्शन खर्च कर दिया। उसकी निगाह स्वयं ही सजे धजे फ्लैट में फिर गई। फ्लैट की डेकोरेशन पर, फर्निशिंग पर। यस, क्योंकि चैरिटी के लिए पैसा था और चैरिटी बिगिंस एट होम। अब क्या बोलेगा? अब क्या पोजीशन है? 2 वीक्स में 7 लाख वापस करने का है। नहीं है। क्या करेंगी? पार्ट पेमेंट करेगा। बैलेंस अमाउंट के लिए हाथ पांव जोड़कर और टेम मांगेगा। हाथ पांव जोड़कर? वो सोहल बहुत कड़क, बहुत डेंजर। रामोजी राव को इतना मार लगाया कि 2 दिन बाद उठकर खड़ा हो सका। महाबलेश्वर में डॉक्टर कुलकर्णी के साथ भी ऐसिज किया। पुअर मैन उधर अपना होटल रूम में दम तोड़ता पड़ा पाया गया। इमीडिएटली हॉस्पिटल न पहुंचता तो खल्लास था। उसका सब ऑर्डिनेट डॉक्टर, जो उधर चिंच पोकली की चैरिटेबल डिस्पेंसरी में उसकी जगह ड्यूटी करता था, एलिना के शरीर ने झुरझुरी ली। उसको क्या किया? फ्रैक्चर, बोथ लेग्स। 1 मंथ हॉस्पिटल में रहा। अभी भी क्रचेस पर ही थोड़ा बहुत वॉक कर पाता है। आपको ये कैसे मालूम कि जो कुछ किया सोहल ने किया? और कौन करेगा? वो ही तुकाराम का खास। फिर भी, अरे मैन, क्या फिर भी? ये बात अक्खई मुंबई को मालूम। आस्क एनी क्रेडिटर, एक ही नाम सुनने को मिलेगा, सोहल। ऐसा डेंजर आदमी तो। उसके शरीर ने फिर झुरझुरी ली। मेरे को हाथ भी लगाएगा तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। ऊपर से हमारा बच्चा लोग, 2 लड़कियां, ट्विंस, उनका रेप करेगा तो। ऐसा कौन बोला? बारबोसा हैरानी से बोला। सोहल बोला कि अगर आप तुकाराम से लिया पैसा नहीं लौटाएंगी तो वो आपकी बेटियों का रेप करेगा। नहीं, वो तो नहीं बोला। पर क्या पर? जिधर जोर चलेगा उधर ही तो चलाएगा, ऐसी तो होता है फिल्मों में। मैं अपना डॉटर्स को सेव करने का वास्ते खुद को रेप के लिए ऑफर करेगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। लगता है आप मुंबईया फिल्में बहुत देखती हैं। करेक्ट लगता है, पर कैसे जाना? आपकी बातों से जाना। मैडम, सोहल ऐसा आदमी नहीं है। तुम जानता है सोहल को? जानता तो नहीं है, पर फिर तुम्हें को क्या मालूम वो कैसा आदमी है? किसी को डबल फ्रैक्चर करता है, किसी को हाफ डेड करता है, किसी को 3/4 डेड करता है, फुल डेड भी करता है। पर ऐसा आदमी नहीं है। कैसे होएगा? इधर का पब्लिक तो उसे रॉबिन हुड, सखी हातिम, दीन का बंधु बोलता है। बंडल मारेला है। मैं जो सुना वो बोला। गलत सुना। रॉबिन हुड एक बार चैरिटी के लिए पैसा देकर वापस वसूल करता है। यू सेड इट मैडम। आई सेड व्हाट? चैरिटी के लिए देकर, होम डेकोरेशन के लिए देकर नहीं। जो दिया सो दिया, वो पूरी ढिठाई से बोली। उस पर निगाह रखना गलत। अपना अपना ख्याल है। मैन, तुम सोहल का फैन मालूम पड़ता है, एडमायरर जान पड़ता है। आप हैं? नो, नेवर। रामोजी राव कैसे होएगा? इतना मार लगाया। पुअर मैन को पैसा वापस करने के लिए अपना नासिक का मकान बेचना पड़ा। कैसे होएगा? मैडम, अब जब मैं रामोजी राव का फ्रेंड, रामोजी राव आगे आपका फ्रेंड,
तो हम सब एक जैसे ना हुए? हुए तो सही। सोहल के मुखालिफ एक थैली के चट्टे बट्टे। क्या बोलना मांगता है मैन? आपका हेल्प करना मांगता है। ऐसा हेल्प जो रामोजी राव और उस जैसे लोगों का हेल्प अपने आप बन जाएगा। रामोजी राव अब हेल्प का क्या करेगा? वो तो पैसा चुकता किया, पर हाथ पांव तो अभी भी सला रहा है। बदला तो मांगता होगा। बदला? किससे? सोहल से। और किससे? कैसे मिलेगा? सोहल के खल्लास होने से मिलेगा। एलेना के नेत्र फैले। क्या डेंजर बात बोलता है मैन? वो बोली, मैडम, जो करेगा मैं करेगा। आप तो खाली थोड़ा सा हेल्प करेगा, थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। तुम्हेरे को सोहल से कोई रंजिश? हाँ। क्या? मैं तुकाराम से 15 लाख निकाला। क्या बोलकर? नौजवान विधवाओं के रिहेबिलिटेशन काम करता था, उनके लिए रोजगार पैदा करता था, दोबारा शादी में मदद करता था, लाइफ में नए स्टार्ट को फाइनेंस करता था ये सब। नक्को ऐसे ही बोल दिया। मैन, कैसा आदमी है तुम? क्या हुआ? खुद क्रेडिटर है, फिर भी अभी मेरे को पूछता था कि कैसे मालूम जो कुछ किया सोहल ने किया। बारबोसा हंसा और फिर बोला, आपको परखता था। सोहल ही है तमाम मुसीबत की जड़, मेरे को मालूम। अब सुर में बोला। बारबोसा फिर हंसा। पैसा न लौटाने का वास्ते तुम क्या किया? फरवरी में जब सोहल ने मेरे जैसे, आप जैसे, रामोजी राव जैसे लोगों के खिलाफ अपना चक्कर चलाया तो मैं गायब हो गया। अब सोहल ढूंढता है, ढूंढ लेगा तो मारेगा, क्योंकि पैसा तो अपन के पास है नहीं। किधर गया? पास्ट लाइफ में गया। व्हाट पास्ट लाइफ? वाइन, वुमेन, परसूट ऑफ हैप्पीनेस। दैट्स सुपर। ऊपर से वुमेन वेरी फास्ट, हॉर्सेस वेरी स्लो। हॉर्सेस रेस भी लगाता है? अब क्या बोलेगा मैडम? वो सब करता है जो असल पैसे वाला लोग करता है। फरवरी से अब तक सब खल्लास कर दिया। सब तो नहीं, पर काफी, मोर देन हाफ। मैन, यू डू एंजॉय योर सेल्फ। एंजॉय तो कर लिया मैडम, बचा खुचा अभी और कर लेगा। पर क्वेश्चन इज कि अब आगे जान कैसे छूटे? वो साला सोहल कभी तो सिर पर आन खड़ा होएगा ना। इस वास्ते सोहल को खल्लास करना मांगता है। हाँ, कर सकेगा। आप हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा तो कर सकेगा, बोला ना। वो सोचने लगी, मैडम, सोहल खल्लास तो पीछे रोकड़ा वसूल करने वाला कोई नहीं, तो आपका वास्ते सेविंग, मेरा वास्ते सेविंग, और रामोजी राव जैसा का वास्ते रिवेंज, बदला। एलेना मोंटीरो की आंखों में लालच की चमक आई। कैसे होएगा? वो धीरे से बोली। मैं बताता है ना कैसे होएगा। बारबोसा ने धीरे धीरे अपनी नई स्कीम बयान करना शुरू किया। विमल वापस होटल सी व्यू पहुंचा। चौथी मंजिल के ऑफिस में पहुंचकर सबसे पहले उसने पीएन घड़ीवाला के मेकअप को तिलांजलि दी। तब तक इरफान और शोहाब वहां पहुंच गए। कैसी बीती? शोहाब उत्सुक भाव से बोला। बढ़िया, विमल बोला। तफसील से बता बाप, विमल ने बताया। हैदर वही है, अपना जाना पहचाना, आखिर में वो बोला। और इस बात की भी तस्दीक हुई है कि भाई मुंबई से 100 किलोमीटर के दायरे में कहीं मौजूद है। फोन लगा के देखा बाप? इरफान बोला। हाँ, भाई ही बोला। आवाज बराबर पहचानी? शोहाब बोला। किसी ने मिमिक्री का कमाल तो नहीं दिखाया? जब मोबाइल मुझे मालूम है भाई का था, तो उस पर किसी मिमिक्री मास्टर का क्या काम? शायद भाई ने फोन यही साबित करने के लिए किसी और को दे दिया हो। इरफान बोला कि वो मुंबई में या आसपास था और खुद आराम से दुबई में बैठेला हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, विमल बोला। लेकिन इंटरनेशनल सिम कार्ड वाला मोबाइल, जिस पर सारी दुनिया के डॉन और गैंगस्टर फोन लगाते हों, उसने किसी और को दे दिया हो ताकि एक सोहल धोखा खा सके। ये बात मेरे एतबार में नहीं आती। जब बाहर निकलेगा, शोहाब बोला, तो ये हैदर भाई का असल ठिकाना भी तो बताएगा, तब देख लेंगे। बाहर तभी निकलेगा, विमल बोला, जबकि हम बहुत थोड़े वक्फे में, 48 घंटे में भी कम वक्त में एक मेजर काम करके दिखाने में कामयाब होंगे। मेजर काम? 2 गवाहों का मुंह बंद करने का मेजर काम। दोनों के नाम पते हमें मालूम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो पुलिस प्रोटेक्शन में है। कैसे होगा? इरफान और शोहाब की निगाहें मिली। फिर इरफान संजीदा लहजे में बोला, कोई तरकीब निकालेंगे बाप, सोचेंगे।
शोहाब बोला, मैं भी सोचूंगा। विमल बोला, अभी टाइम है सोचने के लिए। टाइम है? हाँ, तब तक का टाइम है जब तक कि हमारे पास ये खबर नहीं पहुंच जाती कि हैदर के साथ कोर्ट में क्या बीती। मजिस्ट्रेट ने हैदर की हाल दुहाई को खातिर में लाए बिना पुलिस को रिमांड दे दिया हुआ तो गवाहों का मुंह खुलता है या बंद होता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मजिस्ट्रेट ने गवाहों को अगले दिन पेश होने का हुक्म देने की जगह उससे अगले दिन या उससे अगले दिन पेश होने का हुक्म दिया हुआ तो उसी हिसाब से हमारे पास वक्त की मोहलत बढ़ जाएगी। कोर्टक यहाँ फोन करेगा, इसलिए उसका फोन आने तक तो सोचने विचारने का टाइम है ही। तब तक हम इन गवाहों की कोई खैर निकालते हैं। इरफान बोला, ये अरुण खोपड़े और शरद भैया भाई के आदमी हैं, तो अंडरवर्ल्ड में बहुत लोगों को इनकी खबर होगी। ठीक 2:30 के करीब एक टैक्सी पर सवार होकर पवित्र सिंह एयरपोर्ट पर पहुंचा। टैक्सी मॉर्की में जाकर रुकी। उससे उतरने से पहले उसने बहुत सावधानी से चारों तरफ निगाह दौड़ाई। किसी की भी तवज्जो उसने अपनी तरफ लगी न पाई। न कोई उसके पीछे लगा वहां पहुंचा था और न कोई उसे ताड़ता पहले से वहां मौजूद था। उसने टैक्सी का किराया अदा किया, अपना छोटा सा सूटकेस संभाला और बाहर निकला। गेट पर टिकट दिखाकर वो डिपार्चर लाउंज में पहुंचा। वहां पैसेंजर के अलावा कोई मौजूद नहीं हो सकता था, इसलिए उसको और भी तसल्ली हो गई कि कोई उसके पीछे नहीं लगा हुआ था। पिछले रोज जैसे उसे वहां ब्रजवासी मिल गया था, वैसे भी कोई नहीं मिलने वाला था। वैसा इत्तेफाक जो कि लाखों में एक बार होता था, दोबारा नहीं होने वाला था। बड़े इत्मीनान से वो चेक इन काउंटर की तरफ बढ़ा। एकाएक वो थमक कर खड़ा हो गया। फिर झपट कर उसने एक पिलर की ओट ली। झामनानी के 2 आदमी चेक इन काउंटर के करीब। वाहे गुरु, वो मन ही मन बोला। माइया वे पीछे नहीं आगे लगे हुए थे। वो झामनानी का बिरादरी भाई था, इसलिए उसके काफी आदमियों को पहचानता था। इत्तेफाक से वो 2 उनमें से थे जिन्हें वो पहचानता था। क्या नाम थे कमीनों के? हाँ, मुरली मनोहर और लक्ष्मी शंकर। वो डिपार्चर लाउंज में मौजूद थे। इसका मतलब था कि उनके पास टिकट थे। वो पिलर के पीछे से परे सरक गया और टॉयलेट में दाखिल हुआ। टॉयलेट में उस घड़ी वहां के अटेंडेंट के सिवाय कोई नहीं था। अटेंडेंट 25 साल का एक लड़का था जो शक्ल से सयाना जान पड़ता था। सरदार की पर्सनैलिटी का रौब खाकर उसने अभिवादन किया। की ना है तेरा? पवित्र सिंह ने पूछा। शिवनाथ। पढ़ा लिखा है? 12वीं पास हूं। एक छोटा सा कम कर, 100 रुपए दूंगा एडवांस। लड़के की आंखों में लालच की चमक आई। करेगा? पवित्र सिंह उतावले स्वर में बोला। मेरे से होने लायक होगा तो जरूर करूंगा। होने लायक है, मामूली कम है। बोलिए। पवित्र सिंह ने जेब से स्क्रैच पैड और बॉल पेन निकाला। उस पर अपनी मुंबई की इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट का नंबर लिखा और झामनानी के आदमियों के नाम लिखे। ये फ्लाइट का नंबर और 2 बंदों के नाम है। पवित्र सिंह पैड से वर्का फाड़ कर उसे देता हुआ बोला। फ्लाइट दी पैसेंजर लिस्ट देख गया कि ये 2 नाम उस विच हैं या नहीं, समझ गया? हाँ जी। कर लेगा? हाँ जी। पैसेंजर लिस्ट तो चेक इन काउंटर के करीब बोर्ड पर लगी होती है, उसे पढ़ना ही तो है। शाबाशी। ए फॉर सौदा पत्ता। जल्दी जा और जल्दी वापस आ। लड़का बाहर को लपका। लगभग उल्टे पांव ही वो वापस लौटा। हैं? वो बोला। इकोनॉमी क्लास में सीट नंबर जी 5 और 6। नाम मुरली मनोहर और लक्ष्मी शंकर। पवित्र सिंह ने फिर भी पूछा। हाँ जी। एवी फ्लाइट मुंबई थी, 4 बजे थी। हाँ जी। शाबाशी। पवित्र सिंह ने उससे वर्का लेकर फाड़ दिया और चुपचाप बाहर निकला। वो हर किस नहीं मान सकता था कि ये इत्तेफाक था कि झामनानी के 2 आदमी उसी फ्लाइट पर बुक थे जिस पर कि वो मुंबई का सफर करने वाला था। जरूर पिछले रोज वहां उसकी मौजूदगी से ब्रजवासी ही कुछ भांप गया था, जिसकी खबर उसने आगे झामनानी को कर दी थी। और अब झामनानी उसकी मुंबई तक निगाह बीनी का इंतजाम किया बैठा था। चंगा होया मर गया माइयावा। इत्तेफाक से वो उन्हें पहचानता न होता तो वो दोनों तो मुंबई में उसकी सोहर से मुलाकात के भी गवाह बन जाते। मुलाकात के नहीं तो इस बात के गवाह तो बन ही जाते
कि वो मुंबई पहुंचकर एयरपोर्ट से सीधा होटल सी व्यू पहुंचा था। बचाव हो गया। वो चुपचाप वापस लौट पड़ा। गेट पर खड़े व्यक्ति ने प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। गड्डी विच कुछ सामान रह गया, वो बोला। जरूरी। उस व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया। बाहर निकलते ही उसे एक खाली टैक्सी मिल गई। कनॉट प्लेस चल पुत्रा, टैक्सी में सवार होता वो बोला। वहां एक ट्रेवल एजेंसी थी जिसका मालिक उसका दोस्त था और जो रेलवे स्टाफ से मिलीभगत होने की वजह से उसी रात की या अगली सुबह की मुंबई की किसी गाड़ी की टिकट उसे दिला सकता था। इरफान विमल के पास पहुंचा। शोहाब परचूरे को साथ लेकर कल्याण चला गया है, वो बोला। मैं अभी विक्टर के साथ आजाद नगर जाऊंगा, दूसरे गवाह के पीछे पड़ गए। अभी गया नहीं, विमल बोला। जा ही रहा था कि चैम्बूर से कॉल आ गई। जरूरी? जरूरी जैसी ही। चौकीदार ने की। बाप, तू अपना कल सुबह का खुद का फैसला भूल गया? कौन सा फैसला? यही कि कोई ऐसा ठिकाना होना चाहिए जहां सोहल के कदरदान मेहरबान उस तक पहुंच बना सकते हों। ख्वाजा के हर्ष की वजह से ऐसा बोला था ना बाप? अब याद आ गया। उस ठिकाने के तौर पर तुका का चैम्बूर में पड़ा खाली घर चुना था जहां तो 2 आदमी बिठाने वाला था। बिठाए? कल ही बिठाए बाप। सामने का जो कमरा है ना, जिसका दरवाजा बाहर गली में खुलता है, उसका सोफा वगैरह डालकर रिसेप्शन बना दिया और उससे पिछले कमरे को ऑफिस टेबल, एग्जीक्यूटिव चेयर, विजिटर चेयर वगैरह डालकर ऑफिस बना दिया। पिछले कमरे को इस वास्ते ऑफिस बनाया क्योंकि वहां इमारत के पिछवाड़े के रास्ते भी पहुंचा जा सकता है। गुड। अब दिन में वो दोनों भीड़ू ऑफिस का टेम का माफिक ही उधर ड्यूटी करते हैं, बाकी टेम का जिम्मेदार पहले का माफिक चौकीदार। ऑफिस से ही फोन इधर आया कि एलेना मोंटीरो करके कोई बाई कर्जे का रोकड़ा लौटाना मांगती है। लौटा दे? बोलती है 7 लाख की रकम का मामला है, इसलिए ऐरे गहरे को नहीं थमा सकती। तो किसे थमाएगी? जिससे हासिल की थी। तुकाराम के ख्याल से ही विमल का मन भारी उठा और गला रोने लगा। वो तो मर गया। उसे जिसे पहली किस्त थमाई थी, वो कौन हुआ? बाप, तू खुद। अच्छा बाप, तू भूल गया कि फरवरी और मार्च के दौरान तू थोड़ा टेम के लिए उधर अक्सर जाता था क्योंकि तेरी धमकी के तहत बहुत लोग पैसा लौटाने या लौटाने के लिए टेम मांगने आने लगे थे। वो बाई बोलती है कि उसने मार्च के शुरू में 5 लाख रुपया लौटाया था और बाकी 7 लाख लौटाने के लिए 3 महीने की मोहलत मांगी थी। तब मैंने किसी को ये तो नहीं बोला था कि मैं सोहल था। नहीं बोला था, मेरे को मालूम, पर लोग समझ जाते हैं कि तुका की गैर हाजिरी में रोकड़ा वसूली के लिए जो भीड़ू उधर बैठेला था वो सोहल नहीं होगा तो कौन होगा? फिर मैं हमेशा तेरे साथ, और मेरे को उधर लोग नाम और शक्ल दोनों से जानते पहचानते थे कि मैं तुका का खास था। अब प्रॉब्लम क्या है? बोला ना, वो बाई बाकी का 7 लाख रुपया लौटाना मांगती है, पर बोलती है रोकड़ा उसी भीड़ू को सौंपेगी जिसको पहले 5 लाख सौंपा था, जो कि मैं हूं। हाँ, और ये चिट्ठी देख। किसकी है? बोरीवली के सेंट थॉमस चर्च के पादरी की, तुकाराम के नाम, चैम्बूर के पते पर। लगता है कि उसे खबर नहीं कि तुकाराम अब इस दुनिया में नहीं है। अभी 9 दिन पहले की तो बात है, विमल उदास भाव से बोला। वो कोई नेता या फिल्म स्टार थोड़े ही था जिसकी मौत की खबर अखबार में छपती या टीवी पर आती। इरफान खामोश रहा। क्या चाहता है ये पादरी? चंदा चाहता है। और क्या चाहता है? कितना? जितना मिल जाए। जरूरत क्या बताई? बहुत पुराना चर्च है, पिछली बरसातें भारी पड़ी, मरम्मत की जरूरत है। अभी हाल में ननों के क्वार्टरों की छत गिर गई। अपने लोगों ने कुछ चंदा दिया, पर वो न होने जैसा। सरकारी एड के लिए अर्जी दाखिल, कोई जवाब नहीं। कोई तुकाराम की बाबत बोला, इसलिए चिट्ठी लिखी। सबकी एक ही कहानी है, इस मुल्क की जरूरियात तो भगवान नहीं पूरा कर सकता। वो औरत, क्या नाम बोला? एलेना मोंटीरो। कितना पैसा लौटाने को बोली? 7 लाख। कोई अता पता छोड़ा अपना? पता तो हमारी लिस्ट में ही है, फोन नंबर छोड़ा। पादरी की चिट्ठी में भी फोन नंबर है। जाने से पहले दोनों को फोन लगा के जा। दोनों को बोल
कल सुबह 11 बजे चैम्बूर पहुंचे। ठीक, पर चोरी के साथ शोहाब कल्याण पहुंचा। होटल कंचन कल्याण के एक बसे हुए इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में निकला। होटल के ग्राउंड फ्लोर पर उसका रेस्टोरेंट था, जिसमें जाकर वो दोनों बैठ गए। वहां 5 मिनट में शोहब ने एक वेटर से यारी कर ली और 10 मिनट में रेस्टोरेंट के मैनेजर को सांट लिया और 10 मिनट बाद परचूरे रेस्टोरेंट में ही बैठा रहा। जबकि शोहाब मैनेजर के साथ, जिसका नाम गायकवाड़ था, उसके ऑफिस में बैठा हुआ था। वहां मैनेजर की भरपूर आर्थिक सेवा करके उसने जो जानकारी हासिल की वो इस प्रकार थी। सरकारी गवाह अरुण खोपड़े और उसके साथ के पुलिसिए, जिनके की वो हवाले था, चौथी मंजिल के अगल बगल के 2 कमरे थे। वो लोग परसों से वहां थे। पुलिसियों की 3-3 की 2 टीमें थी, जो कि 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम करती थी। उस वक्त जो शिफ्ट चालू थी वो शाम 5 बजे शुरू होकर सुबह 5 बजे खत्म होती थी। जबकि दूसरी टीम के 3 पुलिसिए वहां पहुंचते और मौजूदा टीम को रिलीव करते। हर टीम में 2 हवलदार और एक सब इंस्पेक्टर था। जो टीम ड्यूटी पर नहीं होती थी वो ऑफ ड्यूटी आवर्स में नजदीकी पुलिस चौकी पर पाई जाती थी। बाकी का सारा दिन उन दोनों ने उन 6 पुलिसियों की गुपचुप पड़ताल में गुजारा। जो नतीजा सामने आया वो ये था। शाम वाली टीम की पुलिसियों के नाम प्रभात अहिरे, हरीश डोलस और अभय जोशी थे। उनमें से प्रभात अहिरे सब इंस्पेक्टर था और बाकी दोनों 3 फीती वाले हवलदार थे। तफ्तीश का खास नतीजा ये था कि सब इंस्पेक्टर प्रभात अहिरे उनके काम का आदमी हो सकता था। प्रभात अहिरे से तत्काल संपर्क साधने की कोशिश की गई, जिसका माकूल नतीजा न निकला। अलबत्ता बात बिल्कुल ही आई गई न हो गई, क्योंकि उसने शोहाब को ऑफ ड्यूटी आवर्स में चौकी में आकर मिलने को बोला। ऑफ ड्यूटी आवर्स जो कि अगली सुबह शुरू होते। एक पीसीओ से लक्ष्मी ने मुकेश बजाज को फोन लगाया। लक्ष्मी बोल रहा हूँ, वो बोला। कहाँ है? बजाज ने पूछा। एयरपोर्ट पर। क्या हुआ? वो नहीं आया, फ्लाइट चली गई। आया ही नहीं? क्यों भाई? नहीं आया और आया ही नहीं में फर्क होता है यार। तो चिड़चिड़ के जवाब न दिया कर। जब सारे वाहियात ना शुक्रे काम मेरे पल्ले पड़ते हैं तो चिड़ू नहीं तो और क्या करूं? मैं भी तो कह सकता हूं कि जो काम तुझे सौंपा जाता है वो ही फुस हो जाता है। कह लो भाई, जो जी में आए कह लो। तो वो नहीं गया मुंबई? उसके नाम की पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर अनाउंसमेंट भी होती रही, लेकिन आखिरी अनाउंसमेंट तक भी वो चेक इन काउंटर पर नहीं पहुंचा था। उसकी टिकट की क्या पोजीशन है? पता किया मैंने, वो एक्सटेंशन या रिफंड के लिए पेश नहीं की गई थी। कहाँ गायब हो गया? अब हमारे लिए क्या हुक्म है? जवाब में कुछ क्षण खामोशी रही। वापस आ जाओ। फिर बजाज बोला। शुक्र है, रविवार 21 मई, कल्याण, मुंबई, दिल्ली। प्रभात अहिरे 36 साल का, अभी से गंजा हो चला और तेजी से मोटापे की ओर अग्रसर व्यक्ति था, जो कि अपनी जिंदगी से सख्त नाखुश था। वो ऐसी धर्म कर्म वाली औरत से विवाहित था जो समझती थी कि औलाद पैदा करने के इरादे के अलावा संभोग की इच्छा करना पाप था। 9 साल से वो उसकी बीवी थी, जो कि विवाहित जीवन के पहले 5 सालों में 5 बच्चे पैदा कर चुकी थी और उसके बाद और बच्चे नहीं चाहती थी, इसलिए अपने पति की तरफ पीठ करके सोती थी। निरोध में उसकी आस्था नहीं थी, क्योंकि भगवान की मर्जी में विघ्न डालना भी पाप था। निरोध नहीं और बच्चा नहीं तो इसका साफ मतलब था कि वो भी नहीं। 5 बच्चों की कल कल और साध्वी बीवी के रवैये से वो इतना बेजार था कि ड्यूटी खत्म होने के बाद उसका घर में कदम रखने को जी नहीं चाहता था। ऐसे माहौल में उसे एक नौजवान लड़की से इश्क हो गया था। लड़की का नाम सुलभा खरे था। वो मुश्किल से 22 साल की थी। खूब लंबी ऊंची थी, गोरी चिट्टी थी, भरी भरी छातियां थी, जो कि उसकी खास पसंद थी। उसकी बीवी जैसी नहीं, जिसकी 5 बच्चों को अमूमन 2-2 को इकट्ठे दूध पिला पिलाकर भुर्ते के लिए भुने गए बैंगन जैसी हो गई थी। पतली कमर थी, भारी कूले थे, आधुनिक परिधान में खूब सज धज कर रहती थी और बड़े कलरफुल धंधे में थी। बेस्ट की बसों में जेबें काटती थी। प्रभात अहिरे ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। तब सुलभा ने एनएसएचओ की नाक के नीचे उसे वो पेशकश की थी,
जिसकी वजह से 1 साल बाद आज भी उसके उससे ताल्लुकात थे। मेरे को छुड़ा और जो मर्जी कर, जब मर्जी कर, जब तक मर्जी कर। अहिरे ने खुद ही पकड़कर कैसे उसे रिहा कराया, वो एक लंबी कहानी थी। लेकिन तदोपरांत उस लड़की ने उसे जो ऐश कराई वो कल्पनातीत थी। उसने वादा भी खूब निभाया और दोस्ती भी खूब निभाई, लेकिन उसकी वजह से अहिरे की जिंदगी एक्सपेंसिव हो गई। धारावी की उसकी खोली छुड़ाकर उसने साइन में उसे एक कमरे की डिसेंट फ्लैट लेकर दिया, जिसने उसके बैंक बैलेंस में खासा छेद कर दिया और किराया भरने में जेब में छेद तो रेगुलर हो रहा था। ऊपर से उसको घुमाने फिराने में होने वाला खर्चा, कभी फैंसी डिनर का तो कभी फैंसी ड्रेस का खर्चा, और पता नहीं क्या क्या। थाने में उसकी जो ड्यूटीज थी वो ऐसी थी कि उनमें रिश्वत की गुंजाइश बहुत कम होती थी। जबरन गुंजाइश वो बराबर निकालता रहता था, लेकिन उससे उसका पूरा नहीं पड़ता था। लिहाजा अब आने वाले दिनों में अतिरिक्त आय का कोई जुगाड़ उसके लिए निहायत जरूरी था, वरना सुलभा के सामने उसकी नाक नीची हो सकती थी और देर सवेर उससे उन ताल्लुकात में भी विघ्न आ सकता था, जिसकी वजह से 1 साल से वो जैसे जन्नत के मजे लूट रहा था। उसकी निजी जिंदगी के ऐसे दौर में शोहाब अपनी पेशकश के साथ सब इंस्पेक्टर प्रभात अहिरे के रूबरू हुआ था, जो अपने घर से 60 मील दूर कल्याण में एक खास ड्यूटी कर रहा था, एक विटनेस को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी। शोहाब एक ब्रीफकेस के साथ, जिसमें 5-5 सौ के नोटों की सूरत में 2 लाख रुपयों के एक पैकेट के अलावा कुछ नहीं था, चौकी में ही वहां के एक कमरे में अहिरे से मिला। 10 मिनट बाद जब वो वहां से रुखसत हुआ तो ब्रीफकेस खाली था। यूं शोहाब को काम हो जाने का आश्वासन मिला और अहिरे की लव लाइफ को ऑक्सीजन मिली। इरफान के साथ विमल चैम्बूर पहुंचा। पिछवाड़े के रास्ते से इमारत में दाखिल होकर वो ऑफिस तक पहुंचे। विमल एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठ गया और इरफान से बोला, जाके पता कर। सहमति में सिर हिलाता वो बाहर गया और लगभग उल्टे पांव वापस लौटा। वो औरत तो, वो बोला, 11:15 बजे की यहाँ पहुंची हुई है। पादरी अभी आया। विमल ने वॉल क्लॉक पर निगाह डाली। ठीक 11 बजे थे। औरत को ही बुला पहले, वो बोला, ताकि हम लेडीज फर्स्ट के दस्तूर को कायम रख सकें। अभी खूब सजी धजी एलेना मोंटेरो ने ऑफिस में कदम रखा। उसके पास एक ब्रीफकेस था, जिसे हाथ में लटकाए होने की जगह वो यूं अपनी छाती से खींची थी, जैसे उसकी छिन जाने का खतरा हो। हेलो, विमल मधुर स्वर में बोला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वो झिझकती सी बोली। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। वो एक विजिटर चेयर्स पर बैठ गई। एलेना नाम है आपका? यस, एलेना मोंटेरो, शिवाजी पार्क से आया। पैसा लौटाना चाहती हैं? यस। उसने एक उंगली से ब्रीफकेस को दस्तक दी। 7 लाख। आपकी तसल्ली हो गई कि मैं पैसा लौटाने के लिए सही आदमी हूँ? यस, यू आर द सेम जेंटलमैन जिसको मैं 2.5 मंथ्स पहले 5 लाख लौटाया। पक्की बात? विमल विनोदपूर्ण स्वर में बोला। यस, पक्की बात। तो फिर कीजिए अपना काम। एलेना ने ब्रीफकेस को मेज पर रखकर खोला और उसे मेज पर विमल की तरफ सरकाया। 7 लाख, वो बोली। 2,100,000 में 20 बंडल, 5,500,000 में 10 बंडल। प्लीज काउंट। विमल ने नोटों पर एक सरसरी निगाह डाली और फिर सहमति में सिर हिलाता बोला, ठीक है। काउंट नहीं करेगा मैन? आपने गिनती की? यस, सेवरल टाइम्स। गुड। पैसा का मामला मिस्टेक नहीं मांगता, कमी बेशी नहीं मांगता, खुद काउंट किया। डॉटर को भी बोला काउंट करने को। 100 into 120 and 500 into 100 into 10, 7 lakhs। जब आपने गिन लिया तो समझिए मैंने भी गिन लिया। तो मैं बंद करेगा इसको? यस प्लीज। एलेना ने ब्रीफकेस बंद करके मेज पर एक और सरका दिया और फिर उठ खड़ी हुई। अब मैं परमिशन लूंगा, वो विमल की तरफ हाथ बढ़ाती हुई बोली। विद मैनी मैनी थैंक्स। विमल ने उसका हाथ थामा तो उसे बर्फ सा सर्द पाया। एलेना ने अपना हाथ खींचा और जल्दी से वहां से बाहर निकल गई। दरवाजे पर से इरफान ने भीतर झांका। पादरी को बुला, विमल धीरे से बोला। कुछ क्षण बाद सफेद चोगा पहने झुकी कमर वाले एक वृद्ध ने भीतर कदम रखा। विमल ने उठकर उसका अभिवादन किया और कुर्सी पेश की।
गॉड ब्लेस यू माई सन, वो बैठता हुआ बोला। आई एम फादर वुड्स फ्रॉम सेंट थॉमस चर्च, बोरीवली। जी हाँ, आपने लेटर में लिखा था। तुम तुकाराम है? जी नहीं, तुकाराम मेरे पिता थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सो सॉरी टू लर्न, मेरे को नहीं मालूम था। मैं तो ये सोच के लेटर लिखा कि फिर तो वो उठने लगा। नहीं नहीं, बैठिए बैठिए, जब डोनर इस दुनिया में नहीं है तो भी आपका काम होगा। इज दैट सो? यस, सत्पुरुष चले जाते हैं, लेकिन अपने सत्कार्यों को आगे चलाए रखने के लिए पीछे किसी न किसी को जरूर छोड़ जाते हैं, जैसे कि तुकाराम मुझे छोड़ गए। पादरी के चेहरे पर उलझन के भाव आए। यूं समझिए कि डोनेशन की पावर्स मुझे डेलीगेट कर गए। ओह ओह, क्यों चाहिए आपको पैसा? लेटर में लिखा था, वो ही वजह है। यस, जेन्युइन? व्हाट डू यू मीन? ओह, मैं समझा, तुम मेरे साथ चलकर इंस्पेक्शन कर सकते हो। विमल खामोश रहा। माय सन, आई एम 82 ईयर्स ओल्ड। इन 82 ईयर्स में से 57 ईयर्स मैंने लॉर्ड की सर्विस में गुजारे हैं। तुम समझते हो कि मेरी जिंदगी के जो गिनती के दिन बाकी हैं, उनमें मैं आई विल सेल माई सोल टू डेविल? आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं जानता हूं, आप ऐसा नहीं करेंगे। मुझे आप में बैकुंठ राव अचरेकर की झलक दिखाई देती है। व्हाट वाज दैट? आई मीन, हु इज ही? इसलिए इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं। कोई एस्टिमेट बनाया? यस, बड़ा काम है, लेकिन कुछ पैसा है चर्च के पास, इसलिए 7 लाख में काम चल जाएगा। वृद्ध ने पलकें झपकाई। मैं 5 लाख की उम्मीद लेके आया था। फिर वो बोला, आधे भी मिल जाते तो कमाल समझता, लेकिन 7 लैक्स विल डू वेरी वेल माय सन। फिर तो चर्च की टूटी हुई सीटें भी बदली जा सकेंगी और भी कई फुटकर काम हो जाएंगे। अब शायद मैं अपनी सैलरी विड्रॉ करना भी अफोर्ड कर सकूं। जी, चर्च ने मेरी जो तनख्वाह मुकर्रर की हुई है, वो मैंने अपनी मर्जी से 5 महीने से नहीं ली। विमल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। माई मोस्ट हम्बल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉज। महजनो ये नगता सपन था। क्या बोला माई सन? महान लोग जिधर जाते हैं उधर रास्ता होता है। समझिए कि मैंने आपके पीछे चलने का लाभ कमाया। ये 7 लाख रुपए हैं। विमल ने ब्रीफकेस पादरी की तरफ सरका दिया। कबूल फरमाइए। थैंक यू। पादरी ब्रीफकेस उठाता हुआ बोला, एंड गॉड ब्लेस यू माई सन। मैं खुद चर्च में तुम्हारे लिए कैंडल जलाएगा। तुकाराम के लिए मैं तो निमित्त हूँ। आई विल प्रे फॉर द डिपार्टेड सोल। पादरी विदा हुआ। इरफान ऑफिस में दाखिल हुआ। कम इजी गो इजी, विमल हंसता हुआ बोला। क्या बोला बाप? इस हाथ ले, उस हाथ दे। ओह, पादरी राजी गया? हाँ, बहुत। और वो बाई, वो भी राजी हो गई होगी। पैसा अंटी से निकल गया तो क्या हुआ, जान तो सांसद से छोटी। गब्बर आ जाएगा, ये तो निजात मिली। बरोबर बोला बाप। अब एक प्याली चाय का इंतजाम कर, फिर चलते हैं वापस। और तभी बाहर कहीं एक भीषण धमाका हुआ। सड़क के मोड़ पर बारबोसा एक काले शीशों वाली कार में मौजूद था। रियर व्यू मिरर में से उसने एलेना मोंटेरो को करीब आते देखा तो उसने पहले ही हाथ बढ़ाकर पैसेंजर साइड का दरवाजा खोल दिया। एलेना करीब आकर कार में उसके साथ सवार हो गई। क्या हुआ? बारबोसा बोला। वही जो होना मांगता था, एलेना संतोषपूर्ण स्वर में बोली। काम हो गया एंड फिट हो गया। मैन, पिछली बार मार्च में जब मैं इसी आदमी से मिला था तो एवरी सेकंड मुझे ऐसा लगता रहा था जैसे शेर मेरे सामने बैठा था जो अभी मुझे खा जाएगा। पर आज मक्खन का माफी पिघला जा रहा था। भेड़ू ठीक से पहचाना ना? एंड ठीक से पहचाना, वो ही था। तभी तो ब्रीफकेस का सीक्रेट बटन दबा के छोड़ा। गुड। पैसा काउंट नहीं किया? बोला मेरे पर यकीन, द ट्रस्टिंग सन ऑफ बिच। बारबोसा हंसा। पर मैन, फिर वो बोली, अगर वो काउंट करता तो क्या उसको मालूम पड़ जाता कि तकरीबन नोट नकली? एक एक नोट परखता तो पड़ जाता, पर मेरे को गारंटी था कि वो काउंट नहीं करेगा। काहे? सोचो मैडम, आप जेन्युइन केस के तौर पर पैसा लौटाने पहुंची होती तो आपकी मजाल होती नोटों में हेराफेरी की या रकम में कमी पेशी की? नेवर। मैं ऐसा कुछ करता मैन
तो वो हरगिज मुझे जिंदा ना छोड़ता। फिर मेरी डॉटर्स को रेप से कौन बचाता? रेप आपकी अभिलाषा जान पड़ती है, बहुत फैंसी है आपको रेप की। क्या बोला मैन? कुछ नहीं। अब तुम मेरा साथ शिवाजी पार्क चलेगा? क्यों? पूछता है क्यों? अरे, सक्सेस को सेलिब्रेट करेगा। मैन, आई विल गिव योर टाइम ऑफ योर लाइफ एंड इन रिटर्न गेट टाइम ऑफ योर लाइफ। बट ऑफ कोर्स। कैसे? मेरे को रेप को बोलेगा? उसकी आंखों में रंगीन डोरे तैर गए। बोलना पड़ेगा, वो मादक स्वर में बोली। बारबोसा ने जवाब ना दिया। उसने चिंतित भाव से अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। जास्ती टेम लग रहा है। एलेना भी चिंतित भाव से बोली। कहीं। तभी एक भीषण धमाका हुआ। गुड। बारबोसा ने तत्काल कार आगे बढ़ा दी। इरफान बदहवास सा ऑफिस में दाखिल हुआ। पादरी, वो हाफता सा बोला। खल्लास। विमल हक्का बक्का सा उसका मुंह देखने लगा। कैसे? फिर उसके मुंह से निकला। क्या हुआ? जिस टैक्सी में इधर पहुंचा वो बाहर वेट करती थी। जाके उसमें बैठा। टैक्सी मोड़ के करीब तक ही पहुंची कि धड़ाम। कुछ नहीं बचा टैक्सी का। ड्राइवर भी खल्लास। ओह, टैक्सी में बम होएगा। टैक्सी में नहीं, ब्रीफ केस में। क्या बोला बाप? मेरे कत्ल की कोशिश की गई थी। बेचारा पादरी शहीद हो गया। चर्च के लिए चंदा न लेना होता तो वो यहाँ न आया होता, तो बम यहाँ फूटा होता। इरफान का मुंह खुले का खुला रह गया। मैं तो लगता है कि मौत का हरकारा बन गया हूँ। किसी को मैं मारता हूँ तो कोई मेरी वजह से मरता है। किसी को बचा तो पाता नहीं, मरने के लिए जरूर आगे कर देता हूँ। क्या अचरेकर, क्या तुकाराम, क्या वागले, क्या फादर वुड्स, सबकी मौत का मैं जिम्मेदार हूँ। बाप? बेचारा पादरी चंदा लेने आया, मौत लेकर गया। बाप, तू जज्बाती हो रहा है। उस औरत को थाम। एलेना मोंटेरो को? उसी को। और किसको? उसका शिवाजी पार्क का पता तुका के क्रेडिटर्स की लिस्ट में है। वो मैं करता है, पर अब तेरा इधर होना ठीक नहीं। क्यों? बाप, अक्ल पर से जज्बात का पर्दा हटा। जैसा हुआ वैसा क्या कोई पहली बार हुआ है? खून खराबे के खेल में खून खराबा नहीं होगा तो और क्या होगा? मंदे कमी न नान का जद कद मंदा होए। बरोबर बोला। गेहूं के साथ खून पिसता ही है। अब दिमाग से सोच, दिमाग से। क्या? जो उस औरत के जरिए तेरे वास्ते बम भेजा, उनको मालूम तू इधर। अब जल्दी ही उसे मालूम पड़ जाएगा कि बम वहां ना फटा जहां फटना चाहिए था। फिर वो फिर कोशिश कर सकता है और ज्यादा डेंजर हरकत कर सकता है। बाप, अभी तो फौरन नक्की कर इधर से। आगे की आगे देखेंगे। ठीक है। बारबोसा ने इनायत दफेदार के मोबाइल पर फोन लगाया। बारबोसा बोलता है। वो बोला, क्या खबर है? बढ़िया खबर है, तुम्हारा काम हो गया। पर एक शिकायत। क्या? मेरे को बोला काहे नहीं कि राजा साहब सोहल था? मैं तेरे को कंफ्यूज नहीं करना मांगता था। झूठ। दफेदार, वजह मेरे को मालूम। वजह? हाँ वजह। अभी कल तक कर्टसी बिग बॉसेस ऑफ कंपनी सोहल के सिर पर 50 पेटी और कंपनी की ओहदेदारी का इनाम था। तू मेरे को बताता कि मैंने असल में सोहल की सुपारी उठानी थी तो मैं क्या 12 पेटी में हामी भर गया होता? जब राजा साहब का मरना और सोहल का मरना एक ही बात थी तो ओहदेदारी न सही, सुपारी तो 50 पेटी की होने की मैं बराबर जिद करता। अब क्या कहता है? तू मुझे 50 पेटी का आइडिया सरका रहा है तो उसे भूल जा। भाई उसे हरगिज नहीं मानेगा। नो प्रॉब्लम। अब जब काम ही हो चुका है तो ऐसी कोई मांग करने की तुक भी नहीं है। परंतु मुझे मेरी ओरिजिनल अमाउंट तो दिला। ओरिजिनल अमाउंट? 20 पेटी, जो मैं शुरू में बोला। ठीक है, मैं भाई से बात करूंगा। अब बोल, काम कब हुआ? किधर हुआ? अभी 1 घंटा पहले हुआ। चैम्बूर में हुआ। वहां उस ऑफिस में हुआ जो पहले तुकाराम का घर होता था। राजा साहब वहां था? सोहल वहां था। आंखों से देखा? मैंने नहीं देखा, लेकिन अपने जिस जोड़ीदार के हाथ मैंने उस तक बम पहुंचाया उसने देखा। बम? उसके फूटने के बाद ही मैं उधर से हिला। सोहल के सिरहाने बम फूटा। सोहल खल्लास हुआ तो मैं फोन लगाया। अब मेरे को बाकी रोकड़ा मांगता है, पर 6 पेटी नहीं, 14 पेटी। सुबह 11 सवा 11 बजे के करीब चैम्बूर में जो बम फूटा वो तेरा कमाल था। बट ऑफ कोर्स। बारबोसा, शुक्र मना कि तूने मुझे फोन लगाया।
भाई को न लगाया। क्या बोलता है? और तू अपनी हालिया चंद कामयाबियों से ऐंठ गया है, इतरा गया है। पहले ही पक्की कर लेता है कि ऐसी तो हो ही नहीं सकता कि तेरा कोई तीर निशाने पर न बैठा हो। जो आदमी इतना मगरूर हो गया हो, वो सुपारी किलर के धंधे में चलता नहीं रह सकता, समझा? अरे दफेदार, तेरी बात तो मैं समझा, पर ये सब तू क्यों कह रहा है? ये नहीं समझा। क्या बोलना मांगता है तू? सुन, जिस बम का तूने तुकाराम के मकान में फटने का इंतजाम किया था, वो वहां नहीं फटा। बारबोसा के छक्के छूट गए। वहां नहीं फटा? वो आतंकित भाव से बोला। तो कहां फटा? तुका के मकान से परे बाहर वाली सड़क पर एक टैक्सी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों खलास। सांता मारिया, बम टैक्सी में कैसे पहुंच गया? खुद पता कर। अरे टैक्सी में सोहल होगा, वही बम वास्ते ब्रीफकेस के साथ उसमें सवार हुआ होगा। ऐसा होगा तो तेरे को बधाई। अब जाके पता कर और मुझे फिर फोन लगा। लाइन कट गई। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।